अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वां बाब शुरू करेंगे, यानी पार्ट नंबर 10। तो कीम सईद साहब लिखते हैं, नौन हालो पाकिस्तान में जब दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो हाई गर्मी उफ गर्मी का मज़ा आता है। यहाँ तो 30 डिग्री दर्जा हरारत से शोर मचा हुआ है। पूरे 22 दिन से हाई गर्मी का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि 1881 और 1894 में 22 दिन से ज़्यादा ऐसी शदीद गर्मी आई थी। अब 100 साल बाद गर्मी ने इस कदर तूल खींचा है। एक बात तो है, आज मुझे ज़रा ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ी, सीना तो आ गया। भागदौड़ से ये मतलब नहीं है कि मैं माकोहारी प्रिंस होटल के सामने आया खूबसूरत स्टेडियम में जाकर दौड़ लगा रहा था। नहीं, जिस कॉन्फ्रेंस हॉल से बारहा ऊपर नीचे जाना हुआ, सीना आ गया। वल्ला क्या शानदार कॉन्फ्रेंस हॉल है, शायद जापान का सबसे बड़ा ही मरकज़ है। 1000 नशिस्तों के कई हॉल हैं, छोटे हॉल तो कई दर्जन हैं, इससे छोटे भी लातादाद हैं। ये माकोहारी कहना चाहिए जापान का गांव है। इस गांव के ये ठाठ हैं। एक बात और ये है कि इस माकोहारी मैसे को करीब के 3 बड़े होटलों से पुलों के ज़रिए मिला दिया गया है। हर होटल 1000 कमरों से कम नहीं है। नहायत शानदार बुर्ज हैं। एक बुर्ज नहायत खूबसूरती से एक होटल जा रहा है और दूसरा बुर्ज दूसरे होटल। माकोहारी स्टेडियम, माकोहारी प्रिंस होटल के एन सामने और 41वीं मंजिल के मेरे कमरे नंबर 4124 यानी 4124 से साफ दिखाई देने वाला स्पोर्ट्स स्टेडियम नहायत खूबसूरत है। ऊपर से मैंने देखा कि स्टेडियम में एक नहायत तवील और अरीज स्विमिंग पूल है। यहाँ माकोहारी के नौजवान आते हैं और वर्जिश करते हैं। फुटबॉल कम बेसबॉल ज़्यादा खेलते हैं। तैराकी के मुकाबले होते हैं। गर्ल्स दिन रात यहाँ चहल पहल रहती है। मैंने देखा कि स्टेडियम में रात को भी रोशनी रहती है। मेरा कमरा इस वजह से रोशन रहता है। ये जापानी भी अजीब कौम है, अपने यहाँ ज़रा भी लोड शेडिंग नहीं करते। इनको पाकिस्तान से सबक लेना चाहिए और एनर्जी की हिफाजत करनी चाहिए। हम पाकिस्तान में अमेरिका और जापान की नकल करने चले थे। एनर्जी के लिए दुनिया भर से हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के वादे ले लिए। अमेरिकियों ने करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करने के दावे किए। बड़ा शोर मचा। हुकूमत के घरों में शादियाँ नहीं बजे। अब तक एक पैसा नहीं आया है और ना आएगा। अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान भीख मांग मांग कर बेइज्जत होता रहे। अब इस सिलसिले को बंद होना चाहिए और अपने वतन की तमीर अपनी मेहनत और अपने ज़राए और ज़खायर से करनी चाहिए। हमें ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए जो हमारे घरों को रोशन कर दे मगर हमारे ज़मीर को तारीक कर दे। इन दिनों जापान के शहर फोकोका में स्टूडेंट्स ओलंपिक गेम हो रहे हैं। इसका स्टेडियम गेंद नुमा है। इसमें 52,000 कुर्सियाँ हैं। फिर आसपास 24 स्टेडियमों में तरह तरह के मुकाबले हो रहे हैं। दर्जनों मुल्कों के तलबा आए हुए हैं। इस ओलंपिक का इंतज़ाम करने के लिए 30,000 प्राइवेट गार्ड हैं। हर बात स्टेडियम की हो रही थी। मैंने अपना दिल थाम लिया। मुझे कराची के नेशनल स्टेडियम का ख्याल आ गया। किस तरह हमने इसे तबाह किया है। अब तो स्टेडियम में खेल नहीं होते, शादियां होती हैं। स्टेडियम के बाहर अब दर्जनों शादीगर बन गए हैं। शादियां अब खेल होती जा रही हैं। स्टेडियम में कभी कभार होने वाले खेल देखने इतने लोग नहीं आते जितने यहाँ रोज़ाना शादियों में आते हैं। क्या ठाठ हैं। उन्होंने हालो ठाठ पर एक वाक़या याद आ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि अकबर बादशाह शिकार को निकला। हिरन के पीछे चला जा रहा था। हिरन तो हाथ ना आया। एक देहाती से मुलाकात हो गई। अकबर बादशाह भी ज़रा मूड में था। देहाती से खूब बातें की, इसका हाल अहवाल पूछा। देहाती ने गांव की ताज़ा छाछ तवाज़ा की। ऐसी छाछ महल में कहाँ मिल सकती है। अकबर का दिल खुश हुआ। चलते वक्त देहाती को दावत दे दी कि तुम भी दिल्ली आओ तो हमसे ज़रूर मिलना। पता बता दिया कि अकबर नाम लेना, जो नाम सुनेगा तुमको मुझ तक पहुँचा देगा। खैर जनाब, देहाती का दिल्ली आना हुआ। वो अकबरा कहता रहा कि उससे मिलना है मुझे। खैर जनाब, लोग समझ गए और देहाती को महल तक पहुंचा दिया। देहाती बड़ा हैरान हुआ, कहाँ आ गया। खैर पैरों से गुजरते आखिरकार अकबर बादशाह तक पहुंच गया। देहाती ने देखा कि अकबर तख्त पर नहायत शान शौकत का लिबास वतन की तरफ तशरीफ फरमाया। देहाती ने देखा तो दूर ही से कहा, अरे अकबरा, तोरे ये ठाठ। उन्होंने हालो 4 दिन सख्त मेहनत के बाद अब कॉन्फ्रेंस का अख्तामी इजलास हुआ। 3 बजे से 5 बजे तक आज पूरे इजलास की कार्रवाई जापानी ज़बान में हुई। 4 दिन कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई का एक जायज़ा पेश हुआ। प्रोफेसर लॉरेंस ग्रीन और फिलीपींस के नुमाइंदे ने पेश किया। जापान कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िम आला जनाब मोहतरम डॉक्टर हातुफोना कावो को नहायत एहतराम इकराम के साथ दावत खिताब दी गई। उन्होंने नहायत इंकिसार के साथ कोताही की माज़रत चाहिए और शुक्रिया अदा किया। इनके 2 रफ़ीक़ों ने भी मुख्तसर तकरीरें की। टोक्यो यूनिवर्सिटी की सबसे सीनियर प्रोफेसर खातून को एहतराम से दावत खिताब दी गई। हमारे यूनियन के सदर डॉक्टर मती रजला साहब ने तकरीर की। यह इजलास 2 घंटे में ख़त्म हुआ। जापानी दोस्तों ने हमारी यूनियन के अफसरों को ख़ास किस्म के शानदार बैज लगाए।
मेरी दरख्वास्त पर 5 बजे टोक्यो से जनाब अतर सिद्दीकी साहब आ गए थे। इनसे 1 घंटा तबादला ख्याल किया। सिद्दीकी साहब नवाए टोक्यो के नाम से उर्दू में यहाँ एक महानामा शाया करते हैं। बड़ी हिम्मत का काम है। पाकिस्तान को इनकी कदर करनी चाहिए। वो जापान में उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि इस्लामाबाद के सरद खानों की मुक्तदरा कौमी ज़बान को भी नवाए टोक्यो की कोई खबर है या नहीं है। ये तो मुक्तदरा के फ़राइज़ हैं कि इन चिरागों को तेल देती रहे, मगर खुद उसका चिराग गुल होता नज़र आ रहा है। गुज़श्ता दिनों मुक्तदरा कौमी ज़बान ने एक उर्दू मुज़ाकरा किया था। मुझे भी दावत दी थी। मैंने जवाब दे दिया था कि अगर आप इसे मुक्तदरा अंग्रेज़ी ज़बान कहने को तैयार हो तो मैं शिरकत करने को तैयार हूँ। आज उटानी होटल में इंटरनेशनल यूनियन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन की जानिब से इख्तितामी इशाइया था। उटानी भी जापान के होटलों में सबसे मुमताज़ होटल है। जापान में जिस कदर शानदार होटल है, जिस कदर शानदार इनका तर्ज़ तामीर है, अमेरिका तो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। इस मैदान में जापान सबसे बढ़ गया है। अगर जापान को यह ख्याल आ जाए कि वो होटल इंडस्ट्री अख्तियार करेगा तो उसे आज कुदरत हासिल है कि वो दुनिया के हर मुल्क में अपने होटल कायम कर दे और अमरीकी होटलों को भगा दे। आज तो अमेरिका के होटल दुनिया भर में छाए हुए हैं, मगर जापान के नज़दीक ये घटिया काम है। जापान बड़ा है, इस वक्त एशिया का लीडर है, इसलिए वो बड़े काम करता है। जापान में लोहा नहीं है, लोहे की कोई कान नहीं है, मगर जापान ने अपनी मोटर कार इंडस्ट्री से दुनिया के हर मुल्क पर काबू पा लिया। हर मुल्क में जापानी मोटर कारों को पसंद किया जा रहा है। खुद अमेरिका में 21% मोटर कारें जापान से जा रही हैं और अमेरिका की मोटर कार इंडस्ट्री को खतरा लाक हो गए हैं। कल ही के जापान टाइम्स में एक खबर यह है कि अब अमेरिका वाले अमेरिका की मोटर कारों को पसंद करने लगे हैं। इस खबर का मतलब यह है कि अब अमेरिका जापान की मोटर कारों पर पाबंदी आयद करने वाला है। जापान ने अपनी बरकी आलात की सनत से दुनिया भर को अपने हाथ में ले लिया है। दुनिया का कौन सा ऐसा घर ऐसा है जहां जापान का टेलीविज़न ना हो, वीसीआर ना हो, रेडियो ना हो। इस मैदान में जापान ने दुनिया को और ख़ास तौर पर अमेरिका को शिकस्त दे दिया। तोबा बात बैंक्वेट की करा था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दरअसल ये बैंक्वेट जश्न था कॉन्फ्रेंस के बखैर खूबी ख़त्म होने पर। पहले तो सब आपस में मिलते मिलाते रहे, शराब का दौर चलता रहा। हम जैसा कि नहायत अच्छा ऑरेंज जूस था। ये ऑरेंज जूस मेरे लिए तो नेमत बेबहा साबित हुआ ये कि आज सुबह नाश्ता करना भूल गया। सुबह उठा था तो खूब भूख थी। रात बिस्कुट खाकर सो गया था। नाश्ता करने का इरादा था, मगर लिखने में ऐसा मुनहमिक हुआ कि 9 बजे ख्याल आया। अब नाश्ते का रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। दिन भर भूखा रहा, काम करता रहा। अब इस वक्त इस जूस ने आबे हयात का काम किया। मैदा ठंडा हो गया। कोई 15-20 जापानी ख़वातीन रक्कासों का एक ताइफा आया और उसने ना सिर्फ खुद रक्स किया बल्कि कॉन्फ्रेंस के हर मर्द और औरत को अपने जापानी रक्स में शरीक कर लिया। ये रक्स और सुरूर का समा कोई घंटा भर जारी रहा। जो लोग अव्वल से शराब नोशी कर रहे थे वो ज़्यादा रक्स कर रहे थे। इन जापानी ख़वातीन को मैं भी बार बार दिखाई दिया। इनका हमला मुझ पर भी हुआ। उन्होंने अपने रक्स में मुझे भी शरीक करना चाहा। मैंने मादत कर ली, मगर एक बार तो मुझे भी शर्मा हुजूरी इनके दरमियान आना ही पड़ा। अपनी इस हरकत नाशाइस्ता का फ़ोटो खिंचवाया है। मैं ये फ़ोटो अपनी किताब में ज़रूर छापूँगा। अपनी गलती को छुपाऊँगा नहीं। गुज़श्ता दिनों वाशिंगटन में पाकिस्तान के एक ताइफा गया था। वहाँ भी ज़बरदस्त रक्सो सरूर हुआ था। ऐसा रक्स के इसकी वीडियो की पाकिस्तान में नुमाइश रोक दी गई। ज़रूर वो उरियाँ होगा, मगर आज का ताइफा सकाफत जापानी था जिसमें उरियानी नहीं थी। बैंक्वेट में शराब ज़्यादा थी, खाना कम था, मगर खाने पर लोग बुरी तरह टूट पड़े। भला मैं कहाँ इस हंगामा बिलाखेज़ में कदम रखता, दूर खड़ा मंजर देखता रहा। जनाब डॉक्टर कुरैशी और उनकी अहलिया डॉक्टर रेहाना कुरैशी को मुझ पर रहम आ गया। उनके हाथ जो लगा उन्होंने लाकर मुझे दे दिया। मैं सख्त बुका था, ये ज़रा धूर में भी बहुत लगा। खामोशी से नोश जान कर लिया। अल्लाह का शुक्र अदा किया। हाँ, ऑरेंज जूस के 4 गिलास ज़रूर नोश कर लिए। जापान के अक्सर होटलों में कमरे छोटे हैं। माखो हारी प्रिंस होटल के सिंगल रूम अमेरिकी होटल के सिंगल कमरों के मुकाबले में आधे साइज़ के हैं। आज जनाब अतर सिद्दीकी साहब ने नुक्ता बताया कि जापान में ज़मीन कम है और ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए कमरों का साइज़ छोटा रखा जाता है। बात समझ में आई। अगर कमरे बड़े होते तो ये होटल जो अब 1000 कमरों का है 500 का हो जाता। छोटे कमरे में क्या बुराई है? मुझे तो यहाँ ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई। पूरी आसाइश मौजूद है। शराफत से रहने के लिए ये साइज़ बिल्कुल सही है। जापानी अगर ऐशो इशरत करता तो आज एशिया का लीडर ना होता। अगर जापान काहिल और सुस्त हो जाता तो इसका हाल वही होता जो आज पाकिस्तान का है। नौनिहालो, तुम अपने प्यारे पाकिस्तान का हाल तो जानते ही हो। तुम्हारे 4 करोड़ नौनिहाल भाई बहन पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते। जापान का हर नौनिहाल स्कूल जाता है। हमारी हुकूमतों का संगदिली और बेईमानी का हाल तो ये है कि तलीम के लिए वसूल किया हुआ इकरा टैक्स भी ये हुकूमतें याशियों पर खर्च कर चुकी हैं। इकरा टैक्स गालबन 70 से 72 अरब रुपया था। तलीम पर एक इसाना लगा, सब हॉर्स ट्रेडिंग की नज़र हो गया। 4 करोड़ नौनिहाल आज भी तालीम से महरूम है। जापानी आशर इशरत के बंदे नहीं हैं। हमारी हुकूमतों ने तामीर पाकिस्तान के नाम पर दुनिया भर से इतना कर्ज़ लिया है कि हम आज करे मुज़िल्लत यानी ज़िल्लत का घड़ा बने हुए हैं। दुनिया का हर मुल्क आज पाकिस्तान से नफरत करता है। तमीर के नाम पर लिया हुआ कर्ज याशियों पर खर्च हो गया है। नौनिहाल इस्लाम ने मेहनत करने का जज्बा दिया है, तालीम दी है कि मेहनत करो, अमल करो, काम करो।
जद्दोजहद करो, हाथ ना फैलाओ, भीख ना मांगो, कर्ज ना लो, ये सब गुनाह है। हमारा हाल यह है कि हम भीख मांगते हैं और खुश होते हैं, हम कर्ज लेते हैं, शादियाँ नहीं बजाते हैं, हम बेगैरत हैं। मेरे अजीम नूने हालो, तुम इस तरह हरगिज़ बेगैरत ना होना। तुम अजीम हो, तुम अजीम रहना, तुम मेहनत करना, तुम अमल करना, तुम जद्दोजहद करना, तुम कभी कर्ज ना मांगना। कर्ज और भीख दोनों इज़्ज़त ख़त्म कर देते हैं। वैसे आज हम ये सब कर रहे हैं और ख़ुशी के साथ कर रहे हैं। आज के 2022 के 21 के जो वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं, 3-4 कर्जा लिया है कि हशर कर दिया और उस पर वो फ़ख्र करते हैं। खैर आगे चलते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ज़रूरतमंद आया। सवाल किया, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा कि इतने हैं। फरमाया, इस रकम से एक कुल्हाड़ी ख़रीद लाओ। वो ख़रीद लाया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और इससे दरख्त से लकड़ियाँ काट कर लाओ, फ़रोख्त करो और इस मेहनत की कमाई से हलाल रिज़्क़ खाओ, भीख ना मांगो। उन्होंने हालो, तुमने देखा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी, कैसी अच्छी तालीम। इन दोनों पाकिस्तान से एक वफ़द आया है। हुक्म हुआ कि उसके लिए होटल में वीवीआईपी रूम का इंतज़ाम किया जाए। वीआईपी रूम 800 अमरीकी डॉलर रोज़ाना का है, यानी 26,000 रुपये रोज़। इस वफ़द के आली मरतबत कायद ने जूनियर वीआईपी कबूल नहीं फरमाया। इनको सीनियर वीआईपी दरकार था। इनकी खातिर होटल से दरख्वास्त की गई कि हम गरीब मुल्क हैं, रायत कर दीजिए। होटल ने 50% रायत दे दी है और हमारे पाकिस्तानी वफ़द के कायद भीख मांग कर ऐश के कमरे में मुकीम हैं। हमारी अय्याशी और हमारी बेगैरती का ये ताज़ा नमूना है कि अगर यही आली मरतबत कायद वक्त मेरी तरह एक छोटे कमरे में रह लेते तो उनकी क़यादत ज़रूर कायम रहती, जापानियों की नज़रों में इनकी इज़्ज़त बढ़ जाती। अब यह वक्त जब यहाँ जापान के अफसरों से मुलाकात करेगा तो क्या जापान के अफसरों को इसका इल्म नहीं होगा कि होटल से गुर्बत के नाम पर भीख मांग कर कायदे वक्त सीनियर स्वीट में रह रहे हैं? ये वक्त ज़रूर भीख मांगने आया होगा या कोई सौदा करने आया होगा। सौदा जब करेगा तो जापानी अफसरों से पहले अपना कमीशन तय करेगा, फिर सामान ख़रीदेगा। ये कतई बेगैरती है। पाकिस्तान को इन्हीं लोगों ने तबाह किया है। तुम इनके खिलाफ खुद को तैयार करो। तुम्हें पाकिस्तान को इज़्ज़त देनी है। ये इज़्ज़त तुम गुर्बत से भी दिला सकते हो। इंशाल्लाह कल तुम भी पाकिस्तान के वक्त के कायद बनोगे। इस वक्त अगर तुमको वीआईपी रूम मिले तो इनकार कर देना और कहना कि मैं एक सिंगल रूम में रहूँगा, वीआईपी रूम मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करके तुम इज़्ज़त पाओगे। मैं न्यूयॉर्क गया था फॉरेन क्लब इंटरनेशनल की दावत पर लेक्चर देने के लिए। उन्होंने मेरे लिए बड़े होटल में वीआईपी रूम तैयार कराया था। मैंने कहा, मैं तो फ़र्श पर सोने वाला इंसान हूँ, ये वीआईपी रूम क्या होता है? उन्होंने हाल में अपने मरहूम दोस्त डॉक्टर बरक़ात अहमद की बेटी बर्जीस के फ्लैट में चला गया और वहाँ फ़र्श पर आराम से सोता रहा। इसी तरह ऑरलैंडो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हसीन नागामिया, सदर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इस्लामिक मेडिसिन ने मेरे लिए मेरियट होटल में वीआईपी रूम का इंतज़ाम किया था। मैंने इसरार करके एक सिंगल रूम ले लिया और आराम से इसमें रहा। कहाँ $300 रोज़ाना और कहाँ सिंगल कमरे के $50-55। मैंने फजूल खर्ची नहीं होने दी। अब यहाँ प्रिंस होटल में सिंगल कमरे में आसाइश से रह रहा हूँ। मैंने यहाँ सिर्फ 2 दिन नाश्ता किया है, खाना एक बार भी नहीं खाया। कराची से बिस्किट आए थे, इनसे गुजर कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं अपने मुल्क से ज़र मुबादला लाया हूँ। मेरा मुल्क गरीब है, मुझे यहाँ एक पैसा बचाना चाहिए और मैंने बचा लिया है। अय्याशी हमेशा तबाही लाती है, सादगी हमेशा इज़्ज़त लाती है। आज 25 अगस्त है, जुमा है। हमारी यूनियन का इंतखाब परसों हुआ है। अब यहाँ बोर्ड बना है। मैंने इंतखाब जीता है। कल 2 बजे बताया गया कि नए बोर्ड की मीटिंग टोक्यो में है, मगर मैं आज कराची जाना तय कर चुका हूँ। अब बार बार तब्दीली करना नहीं चाहता। इस मीटिंग में शिरकत न करने का मुझे वाकई दुख है। इस दुख में और इंसान एयरलाइंस का जहाज़ तकरीबन 4 घंटे लेट आएगा और ताख़ीर से जाएगा। इससे बड़ा दुख हुआ, ये जहाज़ का आराम रहा, ना जहाज़ का आराम रहा, ना मीटिंग में शिरकत नसीब हुई। अब मेरा जहाज़ कराची 11 बजे तक रात पहुँचने के बजाय 3 से 4 बजे सुबह पहुँचेगा। खैर, अल्लाह मालिक है। तो ये पार्ट 10 ख़त्म हुआ, लेकिन इस पार्ट 10 में जो कुछ उन्होंने बताया, इससे शर्मिंदगी के अलावा पाकिस्तानी अवाम के पास कुछ नहीं है। और पाकिस्तानी हुक्मरान जो इतने फ़ख्र से बाहर जाते हैं दूसरे मुल्कों में और वीआईपी रूम्स में ठहरते हैं, ख़ास तौर पर उम्रों के लिए आते हैं गवर्नमेंट के ख़र्चों पे, और फिर यहाँ आके नंगे पैर चलते हैं, तो इन बग़ैरतों को अल्लाह ताला हिदायत दे। पहली चीज़ तो इतने फ़कीर मुल्क पर तो उम्रा और हज बनता ही नहीं। इनके हुक्मरानों को तो बैन कर देना चाहिए कि कोई जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो भी मिनिस्टर होगा, वो हज और उम्रे पे नहीं जा सकता। हाँ, उसको अगर जाना है हज और उम्रे पे तो वही पैसे वो पाकिस्तान के बैतुल माल में जमा कराए, ताकि पाकिस्तान की फलाह बहबूद पे हर्ष हो सके। अल्लाह करे कोई ये सुन रहे और इस पर अमल भी करे। खैर, हकीम सईद साहब ने कितने सालों पहले ये बातें की थी, किसी ने नहीं सुनी, तो अब कौन सुनेगा। अब तो उससे भी ज़्यादा काम ख़राब हो चुका है। हराम खा के और शराबें पी के जो हुक्मरान बन रहे हैं, उनसे तो सब वाकिफ़ हैं। तो फिर उन्होंने ये ऐसे काम कहाँ करने। खैर, अल्लाह ताला
आप सबका हामी नासिर हो और हमारे मुल्क के लिए अल्लाह ताला कोई एक नेक आदमी भेज दे और उसको हमारे पर मुसल्लत कर दे, वरना ये लोग नहीं आने देंगे किसी अच्छे आदमी